नमस्कार, मैं हूं निशांत सेन। बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा में, जहां हमारे साथ हैं लोकप्रिय युवा सांसद नकुल नाथ। नकुल नाथ मध्य प्रदेश की राजनीति का ऐसा नाम जो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में इकलौती नुमाइंदगी करते हैं। उनके क्या विजन है, राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं, और भी बहुत कुछ बात करेंगे आज हम उनके साथ। नकुल नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, छिंदवाड़ा को लेकर आपकी क्या संकल्पना है और आप किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने चुनाव प्रचार के समय छिंदवाड़ा की जनता को कुछ वचन दिए थे। मैंने कहा था कि मैं छिंदवाड़ा को एक एजुकेशन हब और एक मेडिकल हब के रूप में छिंदवाड़ा आगे उभर के आए। इसके लिए मैंने एक साल में, जब मैं पिछले दौरे में आया था, मैंने अपनी एक साल की रिपोर्ट कार्ड प्रेस के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत की। अगर हम चिकित्सा की बात करें, यहाँ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुल गया है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास भी हुआ। उसका काम अभी पहले तो ज़ोरों से था शुरू, अब नई सरकार आने की वजह से काम अब ढीला हो गया है। अगर हम शिक्षा की बात करें, छिंदवाड़ा का यूनिवर्सिटी खुल गया है। छिंदवाड़ा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ली है। मेरी और कमलनाथ जी की एक ही सोच है कि हमारा छिंदवाड़ा का विद्यार्थी, हमारे छिंदवाड़ा के स्टूडेंट्स छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं और क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने ना जाए। वहीं हमारे छिंदवाड़ा के लोग नागपुर जाते हैं अपना इलाज कराने। मेरी और कमलनाथ जी की ये सोच है कि सब नागपुर वाले छिंदवाड़ा आए, अपनी शिक्षा प्राप्त करें और अपना इलाज छिंदवाड़ा में कर सकें। 2018 दिसंबर नवंबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी छिंदवाड़ा मॉडल पर काफ़ी चर्चा हुई थी। इस मॉडल की जब हम बात करते हैं तो सड़कों की बात होती है, अस्पतालों की बात होती है, शिक्षण संस्थानों की बात होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। आप इस छिंदवाड़ा मॉडल को और किस नए तरीके से आगे ले जाना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा को कैसे देखा जाता था और नकुलनाथ जी के छिंदवाड़ा को भविष्य में, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मेरे पिताजी कमलनाथ जी ने अपनी पूरी जवानी और 40 साल छिंदवाड़ा के उन्नति और प्रगति के लिए दिए हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, इसलिए जिन क्षेत्रों में कमलनाथ जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं उन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दे। जैसे कि टूरिज़्म, हमारे ज़िले से लगता हमारा पेंच नेशनल रिजर्व, लगता हुआ हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है। इसको कभी सीरियसली नहीं लिया गया, चाहे क्योंकि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उन्होंने पर्यटक के मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने टूरिज़्म पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने ओरछा फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल और वाइल्ड लाइफ पे बहुत ध्यान दिया। और क्योंकि पेंच हमारे छिंदवाड़ा से लगा हुआ है, सतपुरा हमारे छिंदवाड़ा से लगा हुआ है, मैंने कलेक्टर के माध्यम से टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाई है कि यहाँ वे एक रिजॉर्ट टाइप फॉरेस्ट लॉज खोले। हमारे तामिया में कई प्राइवेट लोगों ने रिजॉर्ट खोले हैं। वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी मैं बढ़ावा दे रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि हमारी सरकार गिर गई और इन सब क्षेत्रों में, खास करके टूरिज़्म के क्षेत्र में, जहाँ मैंने बहुत मेहनत की पिछले 1 साल से, वो पूरा काम आज के दिन में ठप पड़ा हुआ है।
कमलनाथ जी ने ट्राइबल टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा दिया है और मैंने भी यहाँ मध्य प्रदेश के जो पूर्व ट्राइबल मंत्री थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्योंकि हमारा छिंदवाड़ा ज़िला एक ट्राइबल प्रभावित ज़िला है, यहाँ वो ध्यान दें। तो आपको याद होगा कि पिछले साल वर्ल्ड ट्राइबल डे हमारे छिंदवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया था और मेरी तो ये आशा थी कि हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे उससे भी ज़्यादा धूमधाम से हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में मनाया जाए। जब हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं और कमलनाथ जी की लीडरशिप की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि संसद में जब कभी कमलनाथ जी ने आवाज़ उठाई, सांसद रहते, केंद्रीय मंत्री रहते, तो उन्होंने न केवल छिंदवाड़ा की बात की बल्कि उन्होंने जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे वो नरसिंहपुर हो, जबलपुर हो, मंडला, बालाघाट, इंदौर, सिवनी, वो एक समेकित आवाज़ होती थी और इसका फ़ायदा हम कई मौक़ों पर हमने इन ज़िलों को मिलते हुए भी देखा है। महाकौशल की एक तरीके से वो आवाज़ हमेशा रखते रहे हैं। आपने सांसद के रूप में राजनीतिक पारी अभी शुरू की है, क्या हम उम्मीद करें कि आपकी लीडरशिप का फ़ायदा उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उसी गति से महाकौशल को मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलता रहेगा। मैंने सांसद में कई प्रश्न पूछे हैं जो केवल छिंदवाड़ा रिलेटेड ही नहीं है। मैंने रेल लाइन की बात की थी जो नागपुर से छिंदवाड़ा होते हुए जबलपुर तक जाती है, तो मैं महाकौशल के मुद्दे तो उठा ही रहा हूँ। मैं सड़कों का मामला भी उठा रहा हूँ और अगर आप देखें अभी पिछले एक साल में जो संसद चली है, पिछले 4 महीने से तो ये कोरोना महामारी के कारण सब बंद पड़ा हुआ है। मुझे दुख इस बात का है कि एक सांसद होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं अपनी सांसद निधि अपने ज़िले के क्षेत्र के विकास के लिए उसका प्रयोग कर सकूं। मोदी जी ने बिना कोई सेशन, बिना कोई जानकारी दिए बगैर सारे सांसदों की सांसद नीति 2 साल के लिए रद्द कर दी। इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान सांसद को तो नहीं होता, इससे नुकसान क्षेत्र को होता है। वो सांसद निधि से मैं स्कूलों की बाउंड्री वॉल बना रहा था, सीसी रोड बनवा रहा था। अब ये जो सब विकास के जो कार्य हैं ये अब रुक गए। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि विपक्ष में होने के कारण हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस का लौता सांसद हूँ। मेरी संसद में इतनी सुनवाई नहीं होती और अगर आप पिछले 1 साल का संसद का कार्यकाल देखें तो पहले तो CAB, उस पर भी उन्होंने बुलडोज करके निकाल दिया, फिर CAA, फिर एक के बाद एक, फिर वो कश्मीर का मुद्दा आया, कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी कर दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कर दिया, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसका बंटवारा कर दिया। तो पिछले 1 साल में शाहीन बाग, जामिया हो, शाहीन बाग हो, ये समय नहीं मिल पाया कि मैं क्षेत्र के विकास की बात संसद में रख सकूं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा बड़े मामले थे, चाहे वो CAA का हो, चाहे वो लद्दाख कश्मीर की बात हो। हमें समय नहीं मिल पाया और जैसा कि मैंने कहा 1 साल में 4 महीने तो कोरोना की महामारी के कारण कुछ काम नहीं हो पाया। तो अगर आप देखिएगा 1 साल में हमको सारे सांसदों को लगभग 3 सेशन, उन 3 सेशन में हमको लगभग 120 दिन काम करने का अवसर मिला। आपने विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनने का आरोप लगाया, तो क्या ये फ़र्क आप जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, उसके बाद कामों की गति, उस पर भी आप ये फ़र्क देख पा रहे हैं? देखिए, कामों की गति में आवश्यक बदलाव आया है। जिस गति से छिंदवाड़ा ज़िले में विकास का कार्य हो रहा था वो सब लोग देख के सरप्राइज थे कि इतनी स्पीड से 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी खुल गया, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल चालू हो गया,
मेडिकल कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज का 1200 बेड का अस्पताल का शिलान्यास हो गया, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा था। मैंने तो भविष्य की भी सोची थी। मैंने तो दिल्ली की राइट्स कंपनी जो रेलवे विभाग के नीचे आती है, उनसे यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में सर्वे कराया कि अगर यहाँ एक हवाई अड्डा खुल सके। सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई थी, लैंड भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, लैंड एक्विजिशन का भी काम चालू हो गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद जितने भी विकास कार्य हैं सब ठप हो गए। और आज जब मैं पिछले 2-3 महीने से आ रहा हूँ, जनता की एक सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि बिजली का बिल। आज केवल छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी 100 रुपये 100 यूनिट बिजली होती थी। ये जनता गवाह है, आप गवाह हैं। आज किस प्रकार की बिजली के बिल आ रहे हैं, उन पटांग बिजली के बिल आ रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ़ करना चालू किया। हमने पहले चरण में 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ किया। दूसरा चरण चालू हुआ था जिसमें हम 1 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ करने वाले थे, और कर्ज माफ़ी हम 4 चरणों में करने वाले थे। पहले चरण में 50,000, दूसरे में 1 लाख, तीसरे में 1.5 लाख और चौथे में 2 लाख। उन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ जिनके 2-2 खाते थे। आप प्रदेश के 25 लाख से भी ज़्यादा किसानों से पूछिए कि उनका कर्जा माफ़ हुआ या नहीं हुआ। नकुलनाथ साहब, बीजेपी कर्ज माफ़ी को लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जब सरकार आई उसके बाद से कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक रही, और हमने उनके प्रदर्शनों में भी देखा। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस बीजेपी के उस प्रचार को रोकने में उतनी सफल नहीं हो पाई जितना वो हो सकती थी? देखिए, बीजेपी तो नंबर 1 है दुर्प्रचार करने में। ये तो प्रदेश की जनता बताएगी, प्रदेश के किसान बताएंगे कि उनका कितना कर्जा माफ़ हुआ है। मुझे बीजेपी से या कमलनाथ जी को शिवराज सिंह चौहान जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र हमारा मध्य प्रदेश का किसान। 24 सीटों के उपचुनाव का जिक्र करते हैं, कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं? कमलनाथ जी हम लगातार देख रहे हैं मैदान में हैं, वो एक बार फिर वापस मैंडेट मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस की सरकार फिर से आ सके। आप कांग्रेस की संभावनाएं कैसी देखते हैं? उपचुनाव होने वाले हैं 24 सीटों में, इनमें से 22 तो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। हमने कई सर्वे कराए हैं और सर्वे के रिपोर्ट जो आए हैं बड़े पॉजिटिव आए हैं। और अब समय है कि जनता इन 22 पूर्व विधायकों को जवाब दे। वो कौन सा ऐसी कौन सी बात हो जिसके सहारे जनता को ये कन्विंस करा पाएगी कि वापस आपको हमें फिर चुनना है? क्योंकि पिछली बार आपने जिन लोगों को चुना था वो एक तरीके से दूसरे दल में चले गए, तो अब नए प्रत्याशियों के साथ उतरना, नई बात के साथ उतरना, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 साल आजमा लिया। प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को भी 15 महीने आजमा लिया है। 3 महीने गुजर चुके हैं। आज की डेट में हर वर्ग परेशान है। किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन बहुत गलत तरीके से लागू किया गया और बहुत गलत तरीके से अनलॉक 2 जो आजकल चल रहा है, अनलॉक जो किया गया है वो भी बहुत गलत तरीके से किया गया था। चाहे वो हमारे श्रमिक मजदूर हों, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए गए।
2 महीने बाद जब वो भूखे मर रहे थे, सड़क पे उतर आए, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, तब सरकार ने 2 महीने बाद सरकार को, भारत सरकार को उनकी याद आई। तब उन्होंने 2-2.5 महीने बाद श्रमिक ट्रेन चालू किया। ये लॉकडाउन बिना सोचे समझे किया गया। अगर ये कहते कि 72 घंटे हम दे रहे हैं, उसके बाद संपूर्ण भारत में लॉकडाउन होने जा रहा होता, तो जो हमारे मजदूर हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, उनको इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आज जो वोटर है वो 3 महीने से ज़्यादा समझदार है और प्रदेश की जनता समझदार है और वो गद्दार को नहीं, वफादार को वोट दी। बीजेपी के 100 दिन के कार्यकाल की बात करें तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? 3 महीने का कार्यकाल में 3 महीने तो लॉकडाउन ही रहा, तो किस कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं? कोई कार्यकाल मेरे हिसाब से तो कोई कार्यकाल था ही नहीं और ना ही है। मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को पद नहीं मिले। किसको कौन सा मंत्रालय जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात की देरी। ऐसा बिल्कुल आभास नहीं था कि ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, अपने विधायक छोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, या कहीं ना कहीं अंदेशा था। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर वो आपके ही साथ होते तो ना आज उपचुनाव होते, ना कांग्रेस की सरकार बदलती, ना हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 24 में से 22 जो उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ आप बच्चे से पूछ लीजिए, उनके ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है, 35 करोड़। ये तो सौदे की सरकार बनी है। सौदा करके इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई है, सौदा करके इन्होंने भाजपा में शामिल होकर भाजपा की सरकार बनाई है। ये 24 विधानसभाओं में हर बच्चा जानता है। कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया था कि 15 अगस्त को एक बार फिर कमलनाथ झंडा फहराएंगे, तो क्या हम उम्मीद करते मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ जी फिर वाकई अपनी इस बात को सही साबित करें? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि ये कब चुनाव कराते हैं, लेकिन अगर आप संविधान को लेके चले तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि कोरोना की महामारी है, इसके वजह से 1-2 क्लॉज है जिससे वो चुनाव को 1-2 महीना आगे पीछे कर सकते हैं। कांग्रेस की वापसी को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का झंडा दोबारा भोपाल में लहराएगा। जैसे आपने कहा कि वो चुनावी तैयारियां जिनके बाद से ही चल रही हैं जब से वो पद से आते हैं, फिर भी इन तैयारियों के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा और कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, आपको जानकारी होगी कि कमलनाथ जी ने अपना राजनीतिक जीवन स्वर्गीय संजय गांधी जी के साथ शुरू किया। उन्होंने यूथ कांग्रेस से शुरुआत की थी, वो संजय गांधी के साथ जेल में भी गए थे और फिर 1980 में उन्होंने पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी को से लड़ा। कमलनाथ जी को संगठन के बारे में मेरा मानना ये है कि अगर प्रदेश में कोई कांग्रेस नेता है, वो कमलनाथ जी हैं, जो ग्रास रूट से लेकर मुख्यमंत्री पद तक सबको अच्छी तरह पहचानते हैं। उनका काम करने का तरीका भी अलग है। वो हर रात खाना खाने के बाद 2 घंटे फ़ोन पे विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, सुबह उठते हैं, उन नोटों पे चर्चा होती है। और कमलनाथ जी ने कांग्रेस को अपना परिवार माना और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य है। मैं छिंदवाड़ा पहली बार आया था जब मैं 4 साल का था और तब से लगातार मैं छिंदवाड़ा आ रहा हूँ। मैंने छिंदवाड़ा के हर वासी को अपना परिवार का सदस्य माना और जिस तरह कमलनाथ जी ने 40 साल छिंदवाड़ा की जनता की सेवा की है, मैं भी आने वाले सालों में वही चाहता हूँ कि मैं छिंदवाड़ा
जनता की सेवा कर सकूं, छिंदवाड़ा की जनता का प्यार और आशीर्वाद हासिल कर सकूं। चलिए, बिल्कुल नकुलनाथ जी की बातों से समझा जा सकता है वो अपने पिता यानी कमलनाथ जी की तरह ही छिंदवाड़ा की सेवा करना चाहते हैं, बड़े फलक में काम करना चाहते हैं। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव को लेकर वो आश्वस्त हैं कि कांग्रेस जोरदार कमबैक करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नकुलनाथ जी हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। अब देखते रहिए बंसल न्यूज़।